डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ कभी आता कभी नहीं आता, बहुत छोटा चैप्टर है। और जब मैं आपको ये चैप्टर खत्म करा दूंगा ना आज, तो जब मैं आपको ये चैप्टर खत्म करा दूंगा, तो ऐसे केस के अंदर आपको ये लगेगा कि यार ये चैप्टर की तो कुछ अहमियत ही नहीं लग रही है, पढ़ने में भी आसान लग रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहला आ जाता है पॉइंट, नोट्स मेरे बने हुए हैं, उसी नोट्स में मैं लिखा रहा हूँ, लिखते चलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, साथ साथ लिखते चलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस is that which can be allocate is that which can be allocate which can be allocated to the cost center or cost unit, to a cost center or cost unit in direct expense, इसी में लिख दो, but indirect expense need to be allocate, need to be apportioned. Indirect expense need to be apportioned. तो नया चैप्टर कैसे हुआ, नया ही है, अलग है बिल्कुल। डायरेक्ट एक्सपेंस एज डिफाइंड इन कैश 10, as defined in कैश 10। कैश 10 का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लिमिटेड रिवीजन 2017, ये नाम है पूरा। डायरेक्ट एक्सपेंस एज डिफाइंड इन कैश 10 लिमिटेड रिवीजन 2017, एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या बताया इसने, वो खर्चे रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर्ड, और रेंडरिंग अ सर्विस, और रेंडरिंग अ सर्विस which can be identified which can be identified, लिख रहे हो आप सब, और लिंक with the cost object other than direct material and direct labor, other than direct material and direct labor। तीसरा, the following expense may be treated as the following expense may be treated as direct expense। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ये बताएंगे। अभी कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं है
तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जिन्होंने पढ़ लिया है वो बताएंगे। बताइए सर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्टिंग की यूनिट लाइक पर रूम पर आर, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब कि आप किस पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर मैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मतलब मेरे लिए ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे लिए वो डिपार्टमेंट मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर चीज की आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट असरटेनमेंट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर थिंग आपके लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया कंपनी के, तो कंपनी का प्रोजेक्ट की अब मैं कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट मेरी लग सकती है, तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है कि पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर चीज की आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं कॉस्ट यूनिट। भाई जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, मान लीजिए मुझे एक रूम, एक होटल है या फिर कोई आपके पास हॉस्पिटल है, तो एक पर्टिकुलर पेशेंट जब उस हॉस्पिटल में एक बेड, एक रूम लेगा, तो एक रूम, एक दिन का किराया क्या होगा, मतलब क्या बेस लेकर आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपका एक होटल है, अब वहां पर आते हैं, फैमिली आती है और उस फैमिली ने कहा कि मुझे ना एक रूम चाहिए आपके लिए एक दिन के लिए, तो आप क्या करोगे, आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी होगी ना, कैसे, पर फैमिली, पर रूम के बेसिस पर। अगर एक फैमिली एक रूम लेती है एक दिन के लिए तो ये कॉस्ट पड़ेगी 2,000 रुपये, 2,500 रुपये कॉस्ट आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट। जैसे कि आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको किस बेसिस पर मिलता है, मीटर के बेसिस पर, है ना। आप सीमेंट खरीदने जाओगे तो किस बेसिस मिलेगा, पर बैग के बेसिस पर मिलेगा, है ना। दवाई खरीदने जाओगे तो पर मेडिसिन के बेसिस पर मिल जाता है। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जिसके बेसिस पर आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कि मतलब कि भाई देखो, अगर मेरे से कोई सामान खरीदने आता है तो मैं किस बेसिस पर उससे वो सामान चार्ज करूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो आप जब केले खरीदने जाते हो तो एक केला दो केले तो नहीं लेते, जनरली या तो आधा दर्जन लोगे तो जनरली मैक्सिमम एक दर्जन लेते हो। तो वो कॉस्ट भी एक दर्जन के हिसाब से बताता है कि भैया देखो 60 रुपए दर्जन है, तो दैट इज कॉल्ड 60 रुपए जो है कॉस्ट है पर डजन ऑफ बनानास की, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर एक जगह है जहां पर पर्सन या ग्रुप ऑफ अ पर्सन काम कर रहे हो, जहां पर इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट रखे गए हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। जैसे कि आप बाइक की सर्विस कराने जाते हो, कार की सर्विस कराने जाते हो, तो जिस जगह पर आप जा रहे हो, जैसे आपने बाइक की सर्विस कराई तो सर्विस सेंटर होते हैं, तो वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, क्योंकि उस जगह पर उस बाइक की सर्विस जहां हो रही है उस जगह पर बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग एक जगह पर काम कर रहे हैं। तो जिस जगह पर पर्सन या ग्रुप ऑफ अ पर्सन या
इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट रखा गया हो या लोग काम कर रहे हो, उस जगह को कॉस्ट सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। होप आपको तीनों बातों में डिफरेंस आ गया हो। डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है दोस्तों चार्जेबल एक्सपेंस, इज दैट विच कैन बी एलोकेट टू अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, जिसको हम बांट देते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। भाई मेरे सर्विस सेंटर जाते हैं, तो सर्विस सेंटर आप जाते हो बाइक का, तो वहां पर आपके पास कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेंटर के उसमें हुए हैं, पर्टिकुलर सेंटर पे हुए हैं खर्चा, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो वो डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होता है, हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उस पर चार्ज कर लेते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, एक प्रोडक्ट से चार्ज नहीं करते, उसको अपोर्शन करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैं आपको लेबर चैप्टर पढ़ा रहा था, तो लेबर चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो ओवर क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसको आपको बांटना है 3 जॉब में। पढ़ा था रात को हमने लेबर चैप्टर पढ़ा था। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा बात अलग है, उसमें हो क्या, जिसने नहीं पढ़ा मैं समझा देता हूँ। उसमें ये था कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट हमारी आई थी, मतलब लेबर कॉस्ट जो आई थी, वो लेबर जो भी काम करते, हमारे पास 2 वर्कर थे, वर्कर ए और वर्कर बी। ठीक है, हमारे पास 2 वर्कर थे, एक वर्कर ए था और एक वर्कर बी था। वर्कर ए की जो टोटल कॉस्ट आ रही थी, लेबर कॉस्ट आ रही थी 16,000 रुपए, और वर्कर बी की आ रही थी 25,600 रुपए। अब वर्कर ए जो है वो 3 जॉब में काम करता है, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड में। तो हमें क्या करना था, ये 16,000 रुपए इन 3 जॉब में बांटना था। हमें परसेंटेज दिया हुआ था किस बेसिस पे बांटना है, तो इसका दिया था 40%, इसका दिया था 30%, इसका दिया था 30%। तो हमने ये 16,000 रुपए को 40, 30 और 30 की रेशियो में बांट दिया था। ठीक है जी, तो इसको क्या कहते हैं? जब किसी कॉस्ट को बेसिस के अनुसार बांट दिया जाता है, इसको अपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोर्शन। देखिए वहां तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन था कि आप लेबर कॉस्ट को बांटो, जबकि जबकि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, उनको अपोर्शन किया जाता है, उनको जरूरत होती है अपोर्शन करने की। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस को अपोर्शन हम डायरेक्ट पहले नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन कहेगा तभी करेंगे, उसको बांटेंगे, अदरवाइज नहीं बांटते हम, क्योंकि उसको नीड नहीं होती बांटने की, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही खर्च किया होता है। जबकि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस होता है वो एक प्रोडक्ट पे खर्च नहीं होता, एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे खर्च होता है, इसलिए उसको अलग अलग प्रोडक्ट पे उसका खर्चा बांटना होता है, और बांटने को ही अपोर्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंस, जिसको हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट से चार्ज करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की जो डेफिनेशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताई गई है। ऐसे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो लिखा है कैश 10 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लिमिटेड रिवीजन 2017, ये पूरा नाम है इसका। और क्या कहा इसने? कहता है एक्सपेंस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हुआ हो, या सर्विस, अगर आपकी सर्विस कंपनी है तो सर्विस देने में आपने खर्च किया हो, विच कैन बी आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे थे ना, आपका उद्देश्य क्या था? किसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कॉस्ट निकालना, तो प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये खर्चा किया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो, चाहे वो रेंडरिंग सर्विस देने के लिए खर्च करा हो, पर जो खर्चा आप करोगे वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल का अपना एक हेड है और डायरेक्ट लेबर का अपना एक हेड है। मतलब मटेरियल का खर्चा और एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट का खर्चा छोड़कर बाकी जो भी खर्चे आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या किसी प्रोडक्ट को, या फिर किसी सर्विसिंग देने के लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए आप खर्च कर रहे हो, उस खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा है जो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च कर रहे हो, रिलेट कर रहा है वो खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट है, या सर्विस रेंडर करने में वो खर्चा किया गया हो, बट वो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और लेबर होना चाहिए। मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, लेबर का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। भाई मैं मटेरियल खरीदूंगा, क्या मेरा खर्चा होगा नहीं होगा? यस। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं है? यस। तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके लिए एक पर्टिकुलर हेड बनाया गया
कि भाई देखिए डायरेक्ट मटेरियल का हमने अलग से हेड बना रखा है, उसको एक्सपेंस मत मानना। डायरेक्ट लेबर का हमने अलग से हेड बना रखा है, उसको एक्सपेंस मत मानना। खर्चा तो ये भी है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ही, पर इनके लिए अलग से हेड बना रखे हैं। इसके अलावा अगर कोई खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट हो, सर्विस रेंडर से रिलेट हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किया जा रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, तो हम उसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब वो कह रहा है भाई कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नीचे लिस्ट हम बता रहे हैं कि वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे। चलिए मैं लिखता हूं अब एक एक करके खर्चा और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखना कॉस्ट ऑफ पेटेंट, रॉयल्टी पेमेंट, हायर चार्जेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल मशीनरी और प्लांट, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न, कोर्स, डिजाइन एंड टूल्स, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ, ये मैंने सारे लिखवा दिए थे, आपको याद है कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में, मॉडल एंड पायलट स्कीम्स। ये लिस्ट मैंने, कोर्स है, पैटर्न के बाद कोर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर, एंड अदर कंसल्टेंट फीस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू साइट, लिख लो। इनवर्ड चार्जेस या फ्रेट चार्जेस, इनवर्ड चार्जेस या फ्रेट चार्जेस पेड फॉर स्पेशल मटेरियल। ये लो उतार लीजिए इसको जल्दी से। सॉफ्टवेयर सर्विस
स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर जॉब। सॉफ्टवेयर सर्विस स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर जॉब। लो फिर से उतारो पीछे वाला। तीसरा हो गया, तो तीसरे के बाद चौथा पॉइंट लिख रहे हैं। एक को लिख लो, जॉब चार्जेस पेड फॉर स्पेशल जॉब। एक स्टूडेंट ने मेरे से प्रॉब्लम पूछी थी, इसलिए लिख दे रहा हूँ। फोर्थ, डायरेक्ट एक्सपेंस is a part of prime cost and indirect expense is a part of overhead. Indirect expense is a part of overhead. लिख लिया आप सभी ने इतना? अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट तो आपको पता है, कॉस्ट ऑफ पेटेंट आपने अकाउंट में भी सीखा है, पेटेंट क्या होता है। एंड रॉयल्टी पेमेंट वाली चीज मैंने आपको कॉस्ट शीट में पढ़ा दी थी। बताइए सर, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? पेटेंट और आपके पास ये क्या नाम है, रॉयल्टी पेमेंट्स। क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आपके साथ पहले भी चीजें शेयर कर चुका हूं, याद है ना आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है हायर चार्जेस, हायर चार्जेस मतलब होता है किराया, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल मशीन और प्लांट। तो अगर आपने कोई स्पेशल मशीन मंगवाई है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को घर का कंस्ट्रक्शन करना है। अब घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं देखता हूं कि बेसिकली घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैंने जेसीबी मंगवाई क्योंकि मुझे नीचे अपना बेसमेंट बनाना था। तो जेसीबी ने क्या करा, खोदा उसको। तो मैंने क्या करा, अपने जो मेन काम था उसमें घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जेसीबी की जरूरत ही नहीं होती, इतनी बड़ी मशीन चाहिए नहीं, पर मैंने वो मशीन हायर करी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर जो आपके हायर चार्ज होंगे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि ना तो ये मटेरियल है और ना ही ये लेबर है। और क्योंकि उस घर बनाने के, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो स्पेशल मशीन लाए गए हैं, तो इसलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो कोई भी आपने स्पेशल मशीन और प्लांट मंगवाया जिससे आपका जो खर्चा है, जो हायर चार्जेस, हायर मतलब किराए पे लेने के जो खर्चा है, वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करना होगा। अगर आपने स्पेशल मशीन मंगवाई है, आपके पास पहले से मशीन पड़ी थी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रोजाना यूज होती है, पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने स्पेशल मशीन मंगवाई, दैट्स हायर चार्जेस नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद कहता है अगर कोई स्पेशल पैटर्न बनाना है, कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है, टूल्स या कोर्स। कोर्स बेसिकली क्या होता है आपके पास, अगर इसको बात करें तो जो आपके पास बीज होते हैं ना एक तरीके के,
उनको कोर्स कहते हैं। जैसे फल के आपने देखा होगा, जब कोई भी एप्पल खाया आपने, तो उसके बीच में छोटे से 2 बीज निकलते हैं, तो वो पोर्शन जो होता है उसको कोर्स कहते हैं हालांकि, है ना। तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न, कोर्स, डिजाइन एंड टूल्स, तो इस तरीके का अगर आपके पास दिखता है, इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्योंकि ना तो ये मटेरियल है दोस्त, ना ही ये लेबर है। तो क्या है ये डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये यूज होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। आपने कोई पैटर्न बनाया, आपने कोई डिजाइन बना लिया, है ना, क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो डिजाइनिंग कॉस्ट, पैटर्न की कॉस्ट, है ना, टूल्स यूज जो हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट है। कोर्स का कॉस्टिंग में क्या काम है? अरे भाई, कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आप कहां पर, कॉस्टिंग तो हर कंपनी में यूज होता है ना। नहीं होता क्या? तो कोई फ्रूट बनाने वाली कंपनी भी तो होगी, कोई फ्रूट बनाने वाली कंपनी भी तो होगी, वहां पर भी कॉस्टिंग लग रहा होगा, तो वहां पर कोर्स आएगा। अरे बेवकूफ, कॉस्टिंग कहां पर अप्लाई होगी? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनी में अप्लाई होगी जो पेन बनाती है, ये कंप्यूटर बनाती है, ये लैपटॉप बनाएगी। या हर जगह कॉस्टिंग अप्लाई हो सकती है? हर जगह हो सकती है। अब हर जगह हो सकती है तो फ्रूट बनाने वाली कंपनी में भी हो सकती है। और फ्रूट बनाने वाली कंपनी होगी तो उनके लिए कोर्स वाली कॉस्ट आ सकती है ना। समझ में आया? ये तो हम जनरल पढ़ रहे हैं ना, हम पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम एक जनरल सेंस में पढ़ रहे हैं कि हर कंपनी के लिए क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। अब भाई मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मेरे लिए रॉयल्टी पेमेंट की कहाँ से कॉस्ट आ जाएगी? मैं कोई बुक बनाने वाली कंपनी थोड़ी हूँ, या मैं कोई ऑथर थोड़ी ना हूँ कि मैं बुक बनाऊंगा या फिर मैं वो करूंगा। मेरी मान लो मेरा काम है पेन बनाना, अब मेरे रॉयल्टी पेमेंट की क्या कॉस्ट है? मुझे कुछ भी नहीं। तो इसलिए बेवकूफ, हर, हम जनरल सेंस में पढ़ते हैं, हम जनरल सेंस में पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कोई ऐसा चीज बना रहा हूं जिसमें कोई डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ डिजाइन आएगी ही नहीं, कॉस्ट ऑफ डिजाइन आएगी ही नहीं। फ्रूट तो उगाने पड़ते हैं, बिना बीज के उगाएगा क्या? बिना बिना बीज के उगाएगा फ्रूट? है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर आप कोई करते हैं, एक्सपेरिमेंट कॉस्ट, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द मॉडल्स एंड पायलट स्कीम, एक्सपेंडिचर, एक्सपेरिमेंट कॉस्ट का कोई दिक्कत? एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम किसी प्रोडक्ट का बनाने में, बताइए कहाँ चले गए? कहाँ गए भैया? एक्सपेरिमेंट कॉस्ट का मतलब नहीं पता? देखिए, जब भी कभी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उससे पहले उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ चले गए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बता ही नहीं रहा कोई सा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने वाइट, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड मार्कर आपने देखा होगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर जो पहले बोर्ड, अब तो ये डिजिटल बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड मार्कर में क्या होता था, पेन आता था। अब उसका एक्सपेरिमेंट करा गया है कि अगर वो पेन की जो ऊपर की कैप है वो हटा देते हैं, तो वो इंक जो होती है वो सूख जाती है। और अगर पेन की कैप लगी रहेगी तो जिंदगी भर इंक नहीं सूखेगी। तो इसका मतलब इसका भी तो, इसके बेस पे भी तो एक्सपेरिमेंट करा होगा। मतलब पेन का कैप ऐसा बनाया होगा कि जो हवा है वो अंदर तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से इंक नहीं सूख रही। तो कोई भी, आप वो नहीं देखते क्या शार्क टैंक? तो वहां पर कितने सारे देखा करो, अच्छा होता है।
वहां पर कितने सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कोई ऐसी चीज बनाकर लेकर आया, तो क्या करा है उसने, एक्सपेरिमेंट करा है। तो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट जो भी होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट की, उसको हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। और ऐसे खर्चे जो मॉडल एंड पायलट स्कीम के लिए हो रहा है। अब ये मॉडल एंड पायलट स्कीम क्या है, देखिए मॉडल का मतलब होता है आपने कोई प्रपोज करा प्लान कि हम अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे और ऐसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडल। आपका मॉडल क्या था, मॉडल रोल मॉडल होता है ना एक। इसी तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट का एक रोल मॉडल बनाया कि भैया देखो हम तो अपना प्रोडक्ट कैसे, आप देखते हो कार आती है तो कार से पहले उनका मॉडल आता है कि भाई देखो ऐसे हमारी कार होगी, टाटा की कई सारी कार है, अभी देखो आपने देखा होगा महिंद्रा ने 2 कार लॉन्च करी है। तो अब कार का मॉडल तो बना दिया, ठीक है। उस मॉडल को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि जो मॉडल उन्होंने सेट करा है, दिखाया है बुरी उसको, वो एक्चुअल में भी वैसे दिखे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में भी वो वैसे ही दिखे, क्योंकि वो है मॉडल। मॉडल में हम नॉर्मली बनाते हैं उसको, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन में हम उसका चेंजेस हो सकता है, हेडलाइट चेंज हो सकती है, उसका डिजाइन चेंज हो सकता है। तो जब आप मॉडल बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उस मॉडल के बनाने में जो खर्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मॉडल बनाने में, और पायलट स्कीम का मतलब क्या होता है, देखिए मॉडल का मतलब हमने डिजाइन बनाया है, उस कार का डिजाइन बना लिया कि भाई हमारी कार ऐसे होगी। पायलट स्कीम का मतलब है अब सारी कार ऐसी नहीं बनानी, पहले एक बना लो, एक स्मॉल स्केल में ट्रायल रन कर लो। पायलट स्कीम इसको कहते हैं, एक स्मॉल स्केल में कि भाई छोटा 1-2 कार बना लो डिस्प्ले दिखाने के लिए कि देखो हमारी कार ऐसी होगी। तो आपने देखा होगा टाटा कंपनी या कोई भी कंपनी जब अपनी कार लॉन्च करती है तो उससे पहले एक अपनी डेमो डिस्प्ले कार लॉन्च करती है, जिसमें वो दिखाती है कि हमारी कार जो होने वाली है इस तरीके से होने वाली है। जैसे टाटा कर्व आई थी, तो टाटा कर्व का आप वो देखना कि उन्होंने डिस्प्ले में क्या कार लॉन्च करी थी, एक्चुअली में क्या बहुत ज्यादा फर्क आ गया प्रोडक्शन लेवल पे, एक्चुअली में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, जबकि डिस्प्ले में अलग ही लॉन्च करी थी उन्होंने। तो हमने क्या करा, मॉडल डिजाइन बनाया कि ऐसे लॉन्च करेंगे, फिर 1-2 कार और बना ली हमने, स्मॉल स्केल में कुछ खर्चा कर लिया, तो वो होगी पायलट स्कीम। इकट्ठा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करा, पहले 2-3 कार बनाकर डिस्प्ले में दिखा दी, लोगों को पसंद आई, तब हम अब उस पर वर्क करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट होगी, या कोई भी मॉडल डिजाइन बनाया है, मॉडल मतलब कोई एक आपने प्रपोज प्लान किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेकर, और उस पर कुछ छोटा खर्चा कर दिया आपने, पायलट स्कीम कि हाँ एक बार खर्च कर लेते हैं डिस्प्ले के तौर पर और लोगों को पसंद आएगा तो फिर प्रोडक्शन एक्चुअली चालू करेंगे, तो इस पे जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। आर्किटेक्ट, सर्वेयर या अदर कंसल्टेंट फीस, प्रोडक्शन से रिलेटेड आपने आर्किटेक्ट को बुलाया, सर्वेयर को बुलाया, या कोई भी कंसल्टेंट फीस ली, वो भी आपका क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। अगर आप अपनी साइट पर, साइट का मतलब ऐसा होता है कि कई एक जगह आपका काम नहीं चल रहा होता, एक से ज्यादा जगह आपका काम चल रहा होता है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हो गए, उनका एक जगह काम थोड़ी चल रहा होता है, एक से ज्यादा जगह काम चल रहा होता है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों, तो जो अलग अलग साइट पे जाकर ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, वो ट्रैवलिंग का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। इनवर्ड चार्जेस, स्पेड चार्जेस, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इनवर्ड चार्ज होता है, मटेरियल को लाने का खर्चा है ना, मटेरियल को लाने का खर्चा वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, बताया था नहीं बताया था, यस। मैंने नॉर्मली मुझे कोई पेन बनाना है या मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट का जो भी मटेरियल है वो ले आया मैं, और उस मटेरियल को लाने का खर्चा भी मैंने मटेरियल कॉस्ट में ही जोड़ा। अब ये क्या है, मान लेते हैं कोई मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था जिसमें मुझे अब स्पेशल टाइप्स का मटेरियल चाहिए, मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था जो मुझे स्पेशल टाइप का मटेरियल चाहिए, जिसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेट सपोज कि मान लीजिए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसपे मुझे पेंट करना है। अब पेंट इज अ मटेरियल, जो पेंट करना है, पेंट कर लिया, ठीक है। अब मेरा कस्टमर आया और उसने कहा कि भैया इस पेंट में थोड़ी शाइनिंग दे दो। अब शाइनिंग के लिए एक एक प्रोडक्ट आता है क्लियर, जिसको हम क्लियर करके, अगर क्लियर एक तरह पानी की तरह होता है, जिसको हम अगर कर देते हैं तो ऐसे केस के अंदर उसमें साइनिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब उस कस्टमर ने कहा सर इसमें थोड़ी साइनिंग दे दो, तो मैंने कहा साइनिंग के लिए तो हमें एक खर्चा और करना पड़ेगा, स्पेशल टाइप का मटेरियल लाना पड़ेगा। तो अब मैं स्पेशल टाइप का मटेरियल लेने गया और उसको लाने का जो खर्चा होगा वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और स्पेशल टाइप का मटेरियल का जो खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा, क्योंकि वो हर बार नहीं आएगा, वो आएगा कस्टमर के ऑर्डर पे, या कभी वो खर्च हो सकता है, रेगुलर बेसिस पर खर्चा नहीं होने वाला। तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल, स्पेशल टाइप का मटेरियल लाया और उसको लाने का जो खर्चा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा।
तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट और इनवर्ड चार्जेस काउंट नहीं होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट और इनवर्ड चार्जेस वही काउंट होंगे जो स्पेशल टाइप का मटेरियल आया। जब भी वर्ड स्पेशल यूज होता है ना, समझ लेना वो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि स्पेशल का मतलब है रोज आना नहीं हो रहा है, ये कभी कभी हम इस टाइप का मटेरियल लेकर आए। जैसे कि हमने स्पेशल जॉब करवाई, स्पेशल जॉब कराई, स्पेशल जॉब, स्पेशल जॉब का मतलब हमने एक एम्प्लॉय को हायर करा, मैंने कहा भाई ये पर्टिकुलर काम करो, अब मैं उसको रोज नहीं करवाऊंगा, मैं उससे काम रोज नहीं करवाने वाला, उससे मैंने आज ही करवाया है, बस बस छुट्टी खत्म, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लेबर नहीं बोल रहे, इसलिए इसको हमने एक्सपेंस में डाला। एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम आया था कि सर ये स्पेशल जॉब के लिए आपने जो एम्प्लॉय हायर करा है और उसको जो चार्जेस पे करे हैं, आपने जो एम्प्लॉय हायर करा है उसको जो चार्जेस पे करे हैं स्पेशल जॉब के लिए, ये तो एम्प्लॉय कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने एम्प्लॉय हायर करा है और एम्प्लॉय हायर करने के बाद आपने उस पर खर्चा करा है, तो ये तो एम्प्लॉय कॉस्ट मानना चाहिए। मैंने कहा नहीं, एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट में वो खर्चा आएगा जो रेगुलर उस एम्प्लॉय को पे करा जा रहा है। भाई मैं वर्कर हूं, मैं किसी कंपनी में रोज काम कर रहा हूं, रोज कंपनी मुझे पैसा दे रही है, ये हो गई एम्प्लॉय कॉस्ट। पर मैं वर्कर हूं, मुझे आज कंपनी ने बुलाया, आज काम कराया, खत्म कहानी, तो ये इंप्लॉय कॉस्ट नहीं होगी फिर। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही बार हुआ, इंप्लॉय कॉस्ट तो रेगुलर नेचर की है ना, इसलिए स्पेशल जॉब जो होती है वो रोज नहीं होती। स्पेशल जॉब मतलब कोई ऐसा काम जो स्पेशली आज ही आ गया, अब इसके लिए मुझे नया पर्सन हायर करना पड़ा, उससे काम करवाया और छुट्टी, तो ऐसे खर्चे को भी क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल काम, स्पेशल जॉब है, कोई जॉब है, उसके लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत है उस काम को करने के लिए, जब भी वर्ड स्पेशल लगेगा समझ लेना भैया ये स्पेशल मतलब रेगुलर नेचर का नहीं है, कभी कभी होगा, इसको हम क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो कोई जॉब है, उस जॉब को करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, आपने सॉफ्टवेयर बनवाया, आपने उसकी सर्विसेज ली, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। लास्ट में लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ओवरहेड का पार्ट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगला टॉपिक आ जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, मेजरमेंट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन कैसी करी जाएगी, मतलब क्या पार्ट इंक्लूड होगा और क्या पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। जॉब मतलब सर, जॉब का मतलब कोई काम, जॉब मतलब कोई काम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक जॉब है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक जॉब है। हम नीचे दिए खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में जोड़ेंगे, और कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में नहीं जोड़ रहे। सर हम पढ़ रहे हैं ये भी एक जॉब है, वाह, पैसे मिल रहे हैं तुम्हें इसके, बल्कि तुम कैसा खर्च कर रहे हो बेवकूफो। कॉस्ट विथ, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट।
विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम देखो मैं प्रोडक्ट लिखूंगा ना तो वो एक शॉर्टर टर्म है। अगर मैं लिख देता हूं डायरेक्टली चार्जेबल टू दी प्रोडक्ट विद दी प्रोडक्ट, तो वो क्या है, एक शॉर्ट वो है, एक तरीके का एक वाइडर टर्म नहीं हुई, क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सब आ जाता है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट, तो वो एक वाइडर टर्म के रूप में आप देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं डायरेक्टली चार्जेबल टू दी प्रोडक्ट, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, मतलब डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में कंक्लूड नहीं होगा। इसलिए हम जब भी यूज करेंगे विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसमें प्रोडक्ट भी आ जाता है, प्रोजेक्ट भी आ जाता है और डिपार्टमेंट भी आ जाता है। समझ में आया? चलो, तो अगर कोई ऐसी खर्चा है जो डायरेक्टली चार्ज कर रहे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, और आपको पता है ये खर्चा क्या होना चाहिए, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और लेबर होना चाहिए, उसको हम इंक्लूड करेंगे एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस इंकर्ड फॉर यूज ऑफ ब्रॉड, expense incurred for use of brought resources। तो यहाँ लिखेंगे प्राइस वेरिएंस if such expense are accounted for standard cost। अकाउंटेड, चलिए इसको लिख लो। फिर बताता हूँ कुछ खर्चे ऐसे जो एक्सक्लूडेड होते हैं। आइए, कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि भाई ऐसे सारे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली चार्जेबल है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, उसके सारे खर्चे हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, इंक्लूड करेंगे। इसके बाद कहता है एक्सपेंस इंकर्ड फॉर यूज ऑफ ब्रॉड इन रिसोर्स इन रिसोर्सेज। कहता है कोई भी रिसोर्सेज आपने खरीदा और खरीदने का पर्पस क्या था, उस रिसोर्सेज का यूज करना। भाई कोई भी रिसोर्सेज आपने खरीदा और उस रिसोर्सेज का यूज करा आपने, उस पर जो खर्चा हुआ वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बट डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि भाई रिसोर्सेज तो आप बहुत सारे खरीदोगे, बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो, मटेरियल नहीं होना चाहिए, लेबर नहीं होना चाहिए, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। भाई डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अदर देन मटेरियल लेबर होना चाहिए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ओवरहेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी रिसोर्सेज जो डायरेक्टली नेचर का है और आप खरीद रहे हो उसको क्या करने के लिए, एक्सपेंस खर्च कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था, आपने क्या खरीदा, आपने सर सॉफ्टवेयर सर्विसेज सॉफ्टवेयर खरीदा। ठीक है जी, ये आपने क्या करा, आपने भाई पेटेंट ले लिया, इसकी कॉस्ट, तो ये सब क्या खरीदा आपने, उस रिसोर्सेज का यूज करने के लिए आपने खरीदा है और उस पर जो खर्चा किया है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। ये जनरल टर्म में है, इसके एग्जांपल पीछे लिख रखे हमने। पर ये देखो प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है, वेरिएंस मतलब चेंज। मान लेते हैं, अब आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे जाकर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और वहां पर हम यही देखेंगे कि मान लेते हैं एक प्राइस हमने सेट करा कि एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है। अब आपने जब इस प्रोडक्ट को बनाना का स्टार्ट करा तो आपका ये प्रोडक्ट 150 रुपए में बन गया। तो अब ये जो डिफरेंस आएगा ना 50 रुपए, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करा जाएगा कि आपने सोचा था 100 का बन जाएगा पर ये तो 150 का बन गया।
तो इस पे जो प्राइस में जो वेरिएंस आएगा इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मानते ही है पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। और आपको जब मैं आगे जाकर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना दोस्त, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम ये आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस टाइप कितने टाइप के वेरिएंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्राइस वेरिएंस की बात करिए। मुझे लग रहा था यार इस प्रोडक्ट इस मटेरियल को खरीदने में 100 रुपए खर्च होगा, और जब एक्चुअली मैं खरीदने गया तो महंगाई बढ़ गई, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट अब उस प्रोडक्ट का मटेरियल कितने का आया, 150 रुपए का आया। तो 50 रुपए जो बढ़ गए हैं वो वेरिएंस आपका कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इसको आपको इंक्लूड करना होता है, ये 3 खर्चे हैं। अब कुछ ऐसा आइटम्स है जो आपको एक्सक्लूड करना होगा, आप डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मान सकते उनको। द फॉलोइंग एक्सपेंस आर टू बी एक्सक्लूडेड। अब नीचे दिए गए खर्चे को हम एक्सक्लूड करेंगे, हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानेंगे। भाई ऐसे खर्चे जो नॉट डायरेक्टली चार्जेबल विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। कॉस्ट नॉट डायरेक्टली चार्जेबल विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर एज ओवरहेड। कहाँ पहुंचा दिया। क्या कहता है, ये थ्योरी एग्जाम में आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल आ सकती है, तभी तो इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ। कल को आपको पूछ लेगा कि बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस के मेजरमेंट्स बताओ, तो आपको बताने पड़ेंगे फिर। भाई ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली चार्जेबल विद द प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब उसको हम ओवरहेड कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि भाई वो खर्चे जो डायरेक्टली चार्ज टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं वो तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, डायरेक्ट खर्चे हो गए। पर जो जिनको अपोर्शन करते हैं, जो डायरेक्टली चार्ज नहीं हो सकते, एक खर्चा जो हम कर रहे हैं वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक प्रोडक्ट पे खर्च नहीं कर रहे। अगर एक प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं तो डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट नहीं होता, उसको हम अपोर्शन करेंगे। ग्रुप में ऐड कर दूंगा डियर, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है तो निकल जाता है, ऐड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। आ जाते हैं अगला, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज मैं और बता दूं, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ क्या खर्चे इंक्लूड होंगे और क्या नहीं होंगे। कई बार स्टूडेंट ये मिसकंसेप्शन डाल देते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट तो सर ने बताया था वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। वो एक्सक्लूड होने का मतलब ये नहीं है कि वो कॉस्ट सीट में ही नहीं आएगा। भाई एक्सक्लूड होने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, बाकी में आ सकता है। समझ में आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठ जाता है, दिमाग में अच्छा ये सिर्फ एक्सक्लूड है तो ये आएगा ही नहीं। अरे किसने कहा आएगा नहीं भाई, मैंने कहा भाई खर्चे डायरेक्टली चार्जेबल नहीं है तो वो ओवरहेड में आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है तो वो कहीं और आएगा, आएगा पर डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानेंगे, ये सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। इम्प्यूटेड कॉस्ट जिसको हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं, पढ़ाया था ना ये मैंने, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। रिकवरी, रिकवरी कोई क्रेडिट मिल गया, सब्सिडी मिल गई, ग्रांट्स मिल गए,
भाई ये सारी चीजें कॉस्ट शीट में माइनस करना, आप यहां नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। इंसेंटिव जिससे हमारी कॉस्ट कम होती है। एनी अदर विच रिड्यूस द कॉस्ट। पांचवा, कोई पेनल्टी आपने पे करी, डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ। आपने कोई डैमेजेस पे करा है, जैसे कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं करा था इसलिए आपको पेनल्टी देनी पड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जीएसटी पे नहीं करा था इसलिए आपको जीएसटी की पेनल्टी देनी पड़ी जीएसटी डिपार्टमेंट को। भैया तो ऐसे खर्चे सर क्या होगा, ऐसे खर्चे आपके पास नहीं आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएगा क्या? डियर आपने कॉस्ट शीट चैप्टर नहीं पढ़ा। देखिए मैंने कुछ लिस्ट आपको लिखवा दी। भाई कॉस्ट शीट पढ़ने के बाद बच्चा मुझसे ये कहता है कि यार ये आता है कॉस्ट शीट पे, ये नहीं आता, तो गड़बड़ है। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दोबारा पढ़ो कॉस्ट शीट। चलिए कल पूछूंगा आपसे कि फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट शीट में आता है नहीं आता, ढूंढ के लाओ कॉस्ट शीट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एक्सपेंस का। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों कर लेते हैं। आइए एक बार जल्दी से देखिए क्या कहता है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इंकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ा जाएगा और कौन सा छोड़ दिया जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने पावर एंड फ्यूल के लिए डायरेक्ट पेड करा है, मैंने पे वेजेस पेड करा है फैक्ट्री वर्कर को, मैंने बिल पे करा है जॉब वर्कर को, रॉयल्टी पेड करी है प्रोडक्शन के लिए। अब रॉयल्टी प्रोडक्शन के लिए करी है, सेल के लिए, रॉयल्टी का डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो फी पे करिए, टेक्नीशियन हायर करा है जॉब के लिए, स्पेशल जॉब के लिए, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कमीशन पे टू सेल स्टाफ है। अब इसमें सारे खर्चे मिक्सअप कर दिए। अब आपको ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताएंगे, ऐसे लिखना 1 2 3 4 में से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा नहीं है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है, अपने अंदाजे से बताओ, अपने अंदाजे से बताओ। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल मैंने कई सारे लिखवाए थे, आपको पता है। और ये जॉब वर्कर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई स्पेशल टाइप की जॉब होती है इसके लिए वो जॉब वर्कर बुलाया जाता है। अदरवाइज को एम्प्लॉय कहा जाता है जो रेगुलर नेचर का है।
ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखवाए, काफी कम एग्जाम्पल लिखवाए, क्योंकि अदर जगह भी मैंने एग्जाम्पल बहुत लिखवाए थे, और डाल दूंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, और बिल पेड टू जॉब वर्कर, वो मैंने लिख दिया ना, जॉब चार्ज स्पेशल जॉब के लिए लिख देता हूँ, बिल पेड टू जॉब वर्कर, एक लिस्ट बन जाएगी जिससे आपको फ्यूचर में याद रहेगा। ये आ गया। फीस पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर अ जॉब, ठीक है जी, ये भी आता है। फी पेड टू टेक्नीशियन, टेक्निकल लिखा है, टेक्नीशियन लिखा है, फी पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर जॉब। जब भी जॉब वर्ड का यूज करा जाएगा ना, जॉब वर्ड का, समझ लेना स्पेशल जॉब के बारे में हो रही है, रेगुलर नेचर का नहीं है, स्पेशल जॉब के बारे में है। और क्या आएगा सर, रॉयल्टी तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो चार चीज आएगी, पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, बिल पेड टू जॉब वर्कर, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, एंड फी पेड फॉर टेक्नीशियन हायर फॉर अ जॉब। तो ये चार चीजों को जोड़कर बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, सिंपल है ना, कोई मुश्किल? कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, सबसे पहले क्या आएगा, पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, बिल पेड फॉर जॉब वर्कर, फिर क्या आएगा, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, फिर क्या आएगा, फी पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर जॉब, कितना आया सर ये, 4,80,200, 9,66,000, 4,80,200, 9,66,000, इसके बाद 8,400 और 96,000, 8,400 और 96,000 टोटल करेंगे, ये आ गया टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। सो सिंपल, 4,80,200, 9,996,000, 4,80,200, 8,400, 96,000, ये आ जाएगा 1,15,50,600। ठीक है सर, खत्म हो गया? नहीं, अब यहां पर आपको क्या स्पेशल करना है, कई सारे स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि सिर्फ कैलकुलेट करो डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द मंथ, आपने कैलकुलेट करना है, नंबर कट जाएंगे आपके, यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। अब क्या होता है, जो चीज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस था वो तो आपने डाल दिया, अब एग्जामिनर को ये भी बताओ जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था तो फिर वो क्या है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो फिर वो क्या है। ठीक है ना, जैसे कि आपने ये छोड़ा, भाई ये छोड़ दिया डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो क्या है फिर, ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपने ये छोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो फिर क्या है, ये है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये आपने सेल्स स्टाफ को, ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने छोड़ा वो क्या है, कहां पर आएगा। ठीक है, साथ में ये भी बताना पड़ेगा, नोट दे के नीचे। पहला, वेजिस पेड टू, फैक्ट्री के वर्कर को जो वेजिस पे करते हो इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर या फिर इंप्लॉय कॉस्ट।
ठीक है सर। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ही है, पर इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तभी तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन में डालते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन्हीं को तो ओवरहेड कहते हैं ना दोस्तों। तीसरा, कमीशन जब आप दोगे तो वो कौन सा एक्सपेंस होगा? बताओ। कमीशन पेड टू सेल स्टाफ क्या होता है? ये कौन सा ओवरहेड है? इज एन सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग ओवरहेड या फिर एक्सपेंस, जो भी आपको ठीक लगे वो कह लो। अब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, डाटा लिखना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मैंने ऐड नहीं करा, तो क्यों नहीं करा आपने ऐड। ठीक है, याद रहेगा ये लिखना। ये इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते मैं छोड़ देता हूँ, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट गए, समझ लेना। एक क्वेश्चन और है हमारी बुक के अंदर, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। 16 इलस्ट्रेशन, ये देखो, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है 16 इलस्ट्रेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। Aditya Limited is an engineering manufacturing company producing job order on the basis of specific given by the customer. कस्टमर के बेसिस पर जॉब कर रहा है ये, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे जॉब कर रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट कंप्लीट 3 जॉब, इसने 3 जॉब कंप्लीट करी है, नेमली एबीसी, 3 टाइप की जॉब है। और कुछ नीचे दिए खर्चे हैं, आपको बताना है कि इनकट अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल एंड लेबर। कह रहा है जो नीचे दिए खर्चे हैं वो मटेरियल लेबर के अपार्ट है, उसको छोड़कर, मटेरियल लेबर के खर्चे छोड़कर बाकी सब खर्चे दे दिए। तो आप बताओ सर, आप बताओ कौन सा इसके अंदर में से डायरेक्ट एक्सपेंस है? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इतनी देरी की है। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट का मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन का पूरा ब्लूप्रिंट आ गया। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी, सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, वन टाइम लाइसेंस फीस पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज फॉर कंप्यूटराइज ग्राफिंग फॉर जॉब। ध्यान देना। इसके बाद सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर। बताओ कौन से खर्चे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे? बताइए सर। 2 3 5, बहुत बढ़िया, अब आपको आ गया है। चलिए करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डैश। अब हमें 3 जॉब है ना, तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे इधर। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि 3 अलग अलग जॉब के दे रखे हैं ना वो, तो 3 कॉलम बनाएंगे। ये आ गया जॉब ए, ये आ गया जॉब बी, ये आ गया जॉब सी। और लो दोस्तों, खत्म हो गया चैप्टर। इस चैप्टर में मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि सर इंपॉर्टेंट ना होने की वजह भी क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, चैप्टर में कुछ था ही नहीं, अगर पेपर में आ गया मैं वैसे ही कर दूंगा। बताओ, है ना सिंपल? कोई दिक्कत वाली बात है? मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये चैप्टर सिंपल है। सबसे पहले पहला कौन सा खर्चा आएगा? पहला खर्चा आएगा प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट बनाया भाई, प्रोडक्ट डिजाइन फॉर जॉब ए के लिए। तो जॉब ए का है वो, तो खर्चा भी कहाँ जाएगा? जॉब में, 1,40,000 रुपए। इसके बाद हायर चार्जेस पेड टू मशीनरी फॉर जॉब बी, ये कहाँ जाएगा? जॉब बी में। हायर चार्जेस कितने का खर्चा? पूरा नहीं लिख रहा, पूरा लिख लेना आप। जॉब बी के लिए 40,000 रुपए। और लास्ट, वन टाइम लाइसेंस फीस पेड फॉर सॉफ्टवेयर, जॉब सी के लिए 50,000। वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर, जॉब सी के लिए है 50,000। खत्म। 1,40,000, 40,000 और 50,000। लो जी,
आगे समझ में आपको? नीचे नोट देंगे, ये तो कंपलसरी है। कौन सा खर्चा ऐड नहीं करा? पहला क्या है भाई? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? इज एन ओवरहेड है। दूसरा प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट, ये आ गया था सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट। सैलरी पे करी, क्या आएगा, कहां पर आता है फैक्ट कॉस्ट शीट में? इज एन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या है ये? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आता है। तीसरा सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग वाले कहाँ होते हैं? सेल डिपार्टमेंट में। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर इज एन सेलिंग ओवरहेड। खत्म, चैप्टर खत्म, ये भी खत्म।